हेलो गाइस। आज हम BCS 054 न्यूमेरिकल टेक्निक्स का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो पिछले सेमेस्टर में आया था। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है गॉसियन एलिमिनेशन के थ्रू इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उनका मेथड क्या है? पहले तो नॉर्मली ये इक्वेशंस दी हुई थी, उसके बाद मैंने ए मैट्रिक्स बना ली, बी मैट्रिक्स मेरी आउटपुट वाली होती है इन तीनों की, और ये तीनों जब आ गई तो फिर इनमें रो वाले सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को ये वाला ज़ीरो बनाना होता है एलिमेंट, सबसे कॉर्न सॉरी ये वाला एलिमेंट ज़ीरो बनाना होता है, फिर ये वाला, एंड देन ये वाला। तो देखो पहले यहाँ पे ये ज़ीरो बनाया, फिर सेकंड ज़ीरो, उसके बाद फिर ये वाला ज़ीरो बनाया, और उसके बाद सीधे R3 की वैल्यू ये हो जाएगी 6R3 इज इक्वल टू -24। उसके बाद -(R2 -(R3) इज इक्वल टू 4, और R1 + 2R2 + R3 इज इक्वल टू 3। तो इन तीनों से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जितनी अननोन्स होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी सॉल्व करने के लिए, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है गॉस साइडल यूज़ करके इन तीनों का सॉल्यूशन निकालना है। गॉस साइडल का इस्तेमाल करना है, और ये इक्वेशन दिए चार चार इक्वेशन है, चार अननोन है, ईजिली निकल जाएगा। गॉस साइडल में क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन दी होती है उनमें से सब्जेक्ट बनाने शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन से मान लिया मैंने x को सब्जेक्ट बनाया, दूसरी इक्वेशन से y को, तीसरी से z को, और चौथी से w को। तो x को बनाएंगे तो बाकी सारे आइटम्स इधर ले जाएंगे, ये और ये तीनों आइटम्स इधर ले गए, अपॉन 10 कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली y z और w के लिए भी करना है। जब ये निकाल लेंगे तो फिर आइट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले आइट्रेशन में, अब गॉस साइडल होता है तो गॉस साइडल में एक ही आइट्रेशन में वैल्यूज़ अपडेट होती रहती हैं। तो x के लिए मेरे को y z और w की वैल्यू मालूम नहीं है, तो उनको ज़ीरो रख दिया, और इसी इक्वेशन में, और x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे x की वैल्यू मालूम है, y z और w की वैल्यू नहीं मालूम। तो y की जब निकालनी है तो z और w को ज़ीरो रखा है, x की जो अभी प्रीवियसली आई थी उसको इस इक्वेशन में रख दिया है। ऐसे ही z और w के लिए किया है, एक एक करके मालूम आती जा रही हैं, होती हैं वैल्यू मेरे को। फिर आइट्रेशन 2 में भी सेम करेंगे। अब मेरे को x की वैल्यू जब निकालनी होगी तो y z और w की वैल्यू मालूम है पिछले आइट्रेशन से। अब जो ये नई वैल्यू आई है वो यहाँ पे रखेंगे x की, और y z और w की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हर आइट्रेशन में फॉर ईच आइटरेशन वैल्यूज़ गेट चेंज्ड। चेंज की जगह मैं लिखना चाहूँगा अपडेटेड। वैल्यू रादर गेट्स अपडेटेड विद इन ईच आइटरेशन। ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है, फॉर ईच आइटरेशन नहीं, वैल्यूज़ गेट अपडेटेड विद इन ईच आइटरेशन। और अगर सेम रहती हर आइटरेशन के बाद, अगर हम अपडेट कर रहे थे तो गॉस साइडल की जगह गॉस जैकोबी होता। हमको x और y और z और w की वैल्यूज़ मिल गई हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि शायद अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए बोला था, नहीं 3 आइट्रेशंस के लिए, 2 आइट्रेशंस के लिए बोला था, तो मैंने 1 आइट्रेशन 1 और 2 लगाए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन था
फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन ये। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको बाइसेक्शन मेथड से इन्होंने बोला है। और कौन कौन से मेथड्स होते हैं? एक होता है बाइसेक्शन, और दूसरा कौन सा मेथड होता है इसको करने के लिए? एक होता है न्यूटन रैप्सन, जिससे इन्होंने नहीं बोला करने के लिए। और उसके अलावा एक और कोई मेथड होता है जिससे हम लोग ये करते हैं, खैर मेरे को याद नहीं आ रहा। वो वाला होता है y2 x1 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1 वाला, ये वाला मेथड होता है एक। दो सीकेंड होता है, सीकेंड मेथड होता है, और एक और कोई होता है। चार मेथड है। तो उसमें से बाइसेक्शन बोला तो बाइसेक्शन से करेंगे। बाइसेक्शन में क्या होता है, नया जो x की वैल्यू आती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये दोनों रूट्स के अगल बगल की क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये मेरा रूट है, तो ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो उनके बीच का एवरेज लेते हैं। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे आप टाइमलाइन बना लो एक। ठीक है, ऐसे अगर टाइमलाइन बना लो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि क्या होगा कि अब आपने जैसे इसमें फाइंड किया एफ ऑफ वन क्या है, उसमें 1 और 2 के लिए बोला हुआ था, 1 और 2 के बीच में रूट लाई करता है। तो एफ ऑफ वन क्या है, -1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 क्या है, 5 आ रहा है। तो यानी 1 पे निगेटिव है, 5 एफ ऑफ 2 पे पॉजिटिव है। तो मतलब रूट इनके बीच में लाई करेगा। तो अब मैंने इनके बीच में रख के देखा, 1 और 2 के बीच में क्या आई, 1.5, 1.5 आई, 1.5 आई। तो 1.5 रख के देखा तो वैल्यू आई है, ये भी पॉजिटिव है। तो यानी 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा रूट। तो 1 और 1.5 के बीच में आया 1.25। 1.25 जब रख के देखा एफ के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो मेरी वैल्यू आई निगेटिव। तो यानी अब रूट कहाँ लाई करेगा, 1.25 और 1.5 के बीच में। फिर आइट्रेशन 3 में मैंने इन दोनों के बीच के लिए वैल्यू निकाली, तो 1.375 के लिए निकाली। एफ़ की वैल्यू 1.375 रखने पे क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आ रही है, खैर अब मेरे को कुछ करना नहीं है, हालांकि मैं टाइमलाइन बना हूँ। तो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है किस पे, एफ ऑफ 1.375, और निगेटिव किस पे आ रही है, एफ ऑफ 1.25, है ना। तो इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, मगर उन्होंने सिर्फ थर्ड आइट्रेशन तक ही बोला था क्वेश्चन में। देखो, परफॉर्म 3 आइट्रेशंस, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही आइट्रेशन लगाए हैं। चलिए अब नया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 4th क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि वेरीफाई द रिलेशन दिस। ये रिलेशन मेरे को, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो इनके बीच में ये रिलेशन है, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ इजी है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसको ई के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। ई क्या है यहाँ पे, ई शिफ्ट ऑपरेटर है। जनरली सबको, सारे ऑपरेटर्स जो हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, मीन और स्मॉल डेल्टा, इन सबको ई के टर्म्स में अगर आप लिख लोगे, एवरेजिंग, स्मॉल डेल्टा, इन सबको अगर आप ई के टर्म्स में लिख लोगे तो आपको आसानी होगी। वो रिलेशन आप याद रखो। तो फॉरवर्ड के लिए होता है E-1, और बैकवर्ड को हम लोग लिख सकते हैं 1-1/E। तो अब अगर हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरी थी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो मैंने माइनस कर दिया और मेरा ये आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड थी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आ रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई,
और मेरा प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टर्लिंग्स फॉर्मूला, स्टर्लिंग्स फॉर्मूला बताना है और उसके बाद एक सूटेबल एग्जांपल देना है। तो स्टर्लिंग्स फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होगा। ये होता है स्टर्लिंग्स फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन के लिए पूछा है शायद। हाँ, डिफरेंशिएशन के लिए पूछा है। तो नॉर्मल जो इंटरपोलेशन का होता है, इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला होता है उसी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ वाई नॉट, सॉरी इन टर्म्स ऑफ पी, डी पी, सॉरी, आप कर दोगे डी बाय डी पी, तो आपको वैसे तो एक्चुअल में डी बाई डी एक्स करना होता है, डिफ्रेंशिएट एक्स के उसमें करना होता है, मगर वो हम लोग कर देंगे डी बाय डी पी इंटू डी बाय डी एक्स। और आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ पी क्या आएगा, वो पता है वाई, ये निकालना है मेरे को, तो फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ये चेन रूल है। और यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/h। और बाकी ये एज इट इज स्टर्लिंग फॉर्मूला से आ जाता है। 1/h कैसे आई, 1/h आपको यूनिवर्सल x माइनस एक्स नॉट बाय एच इज इक्वल टू पी, ये पता होता है, इससे आती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से देख लो, कर लोगे। उसके बाद एफ क्वेश्चन पे आ गए। इसमें क्या है, F5 के लिए फाइंड करना है यूजिंग लैग्रैंजेस इंटरपोलेशन मेथड। तो लैग्रैंजेस इंटरपोलेशन मेथड कब लिखता है, जब जो x है वो अनइवन डिस्टेंसेस पे हो। तो इसमें अनइवन डिस्टेंसेस पे है, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो अगर आप इवन भी हो तब भी आप लैग्रैंजेस यूज़ कर सकते हो, मगर इवन के लिए हम लोग फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ये स्टर्लिंग्स, ये सब वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वो L0 इंटू Y0 प्लस L1 Y1 प्लस L2 Y2 प्लस L3 Y3 एंड सो ऑन, ऐसे लगता है जब तक कि आपका L है। और वो L किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ आपको ये दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है तो L4 तक जाएगा। तो हमने L4 तक निकाला है। फाइनल जो आता है ये यही आता है। इसको Y0 Y1 Y2 Y3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि आपको वैल्यू पता है टेबल में, यही है बेसिकली Y0 Y1 Y2 Y3 और Y4। तो ये आपका Y आ जाएगा फाइनल। ठीक है, ये आएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल मिलता है आपको। ये पॉलिनोमियल में आपको x की वैल्यू 5 रख देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे ये पॉलिनोमियल मिल रहा है, मगर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इससे मेरे को निकालने का कोई मतलब है नहीं। ये देखो, ऐसा पॉलिनोमियल मिल रहा है एक्स के टर्म्स में, तो एक और x⁴ समथिंग होगा। यहाँ पे भी x⁴ है। तो इसको मेरे को आसान करनी थी कैलकुलेशन, तो मैंने x की वैल्यू यहीं पे डाल ली है, जो कि थी x इज इक्वल टू 5। तो L0 L1 L2 L3 मिल गया, L4 भी। और इसको Y0 Y1 Y2 Y3 और Y4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही से, तो मेरे को ये वैल्यूज़ मिलती चली गई। पहला वाला 0 ही आ रहा है, तो 5 एडिशंस होने थे मगर 4 ही हुए। तो 4 एडिशन सॉल्व करने के बाद F5 की वैल्यू आ गई 100। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंप्यूट द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(x) यूजिंग ट्रिपेजॉइडल रूल एंड द वैल्यू ऑफ f(x) फॉर वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1 टैबलेटेड बिलो। तो ये ऐसे टेबल भी दी हुई थी क्वेश्चन में,
बहुत बड़ी सी। तो इतने, ये कितने इंटरवल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इंटरवल्स दिए हुए हैं। 10 इंटरवल्स में 0 से लेके 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, क्या आ रही है, और इवन डिस्टेंसेस पे है। इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल लगा के मेरे को बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड करना था इस फंक्शन का। ये नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है ये एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1.0, ये फाइंड करना था मेरे को। तो इंटीग्रेशन आपको पता है वो बेसिकली एरिया ही होता है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करना है, सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, उससे आ जाएगा। और हालांकि मेरे को ये फंक्शन देख के पता चल रहा है कि ये लीनियर लाइन है। देखो जब जब मैं 0.1 इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी 0.2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज अगर बराबर है यानी कि लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन है। तो ऐसे ये लाइन जा रही होगी, ये 0 से लेके 1 के बीच में 1 से 3 तक पहुंच रही है ये लाइन। तो अगर आप वैसे भी एरिया देखोगे तो इसका वैसे एरिया क्या आएगा, बेस हो गया 1, इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 1, बेस इंटू हाइट भी 1 है, और इसका वो ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या हो गया, +1/2 इंटू बेस क्या है 1, और हाइट कितनी हो गई अब 2। तो 1 + 1 = 2, यही आना है। और मेरा आंसर भी ट्रेपेजॉइडल रूल से भी सेम आ रहा है। तो इस केस में सेम आ रहा है। जनरली रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये सब एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं देते, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी कन्वर्जन करना है -349 का और -0.3125 का। तो इजी है वैसे तो, दो तरीके हैं। अगर आप मान लो एक साइन बिट है तब भी कर सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे नहीं माना, मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट लेके किया है, जो कि मुझे लगता है सही तरीका है। तो 349 का आप पहले निकाल लोगे कि क्या होता है बाइनरी कन्वर्जन। तो ये आया मेरा, ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करना हो तो 1 का 0 और 0 का 1 कर दोगे, जस्ट उल्टा इससे, ठीक है। और 2s कॉम्प्लीमेंट करना है तो 1s कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 1 1 हो गया। मान लो अगर कुछ ऐसा होता 1 0 1 0 0 0 0 1 1 ऐसे होता और +1 करते तब क्या होता, तो यहाँ पे 1 1 का 0 आ जाता और यहाँ पे एक कैरी आता, यहाँ पे 1 1 का 0 आता, यहाँ पे एक कैरी आता 1, उसके बाद 0 0, उसके बाद फिर वैसे ही 0 1 0, ऐसा हो जाता। बट अभी जो आंसर आया वो सही है, वो इसका आंसर है, बाइनरी कन्वर्जन है। ऐसे ही डेसिमल वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कभी कभी, तो उसमें भी बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस होती है, डेसिमल से पहले की जो प्लेस होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 3125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.625 आया, तो 0 ले लिया, इंटू 2 फिर से किया मैंने, 1.25 आया तो 1 ले लिया, और सिर्फ 0.25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 0.5 तो 0 ले लिया, और 0.5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल से पीछे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और आगे वाली जो वैल्यू आती है वो मेरा रिज़ल्ट में ऐड होती आती है। तो डेसिमल के बाद ये पहला 0 आया तो यहाँ पे लग गया, 1 आया तो यहाँ पे लग गया, 2 आया तो यहाँ पे लग गया, और 3 ये फिर से 1 आया तो ये यहाँ पे लग गया। तो ऐसे चलता है, ठीक है। ये कर लिया मैंने, तो ये आया मेरा, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1.1010 आएगा, और 2s कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे लास्ट में, तो ये आ गया। तो ऐसे ही निकलता है डेसिमल्स ले भी। इसके कहने का मतलब क्या होता है, इसके कहने का मतलब होता है 2 raised to the power 0 डॉट 2 raised to the power 1 टू -1 2 raised to the power -2 2 raised to the power -3 2 raised to the power -4, ऐसे करते हैं हम लोग जनरली।
तो यहाँ पे 1 1 0 1 1 ऐसे है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बस स्पेशल केस टूज कॉम्प्लीमेंट में समझ लो कि पहली जो डिजिट होती है वो माइनस सिग्निफाई करती है। तो यहाँ पे ये आ रहा है -1 प्लस यहाँ पे ये 1 है, तो यानी कि इसको कंसिडर करेंगे 0.5। यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे 0। इसको क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 1/8 प्लस 1/16। ये आंसर करोगे तो ये मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही, -0.3125 यही आएगा ये सम। तो यानी कि हमारा सही सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर डायरेक्ट मेथड्स एंड आइटरेटिव मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक है आइटरेटिव। तो डायरेक्ट अप्रोच में आते हैं गॉसियन एलिमिनेशन, और कौन सा था, पाइवोटल। और आइटरेटिव मेथड्स में कौन कौन से आते हैं फिर, गॉसियन, जैकोबी और गॉस साइडल। तो जनरली इन सब के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो गॉसियन एलिमिनेशन या पाइवोटल मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो ये है मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का मतलब होता है जो एक्स के या फिर जो अननोन वाले जो वेरिएबल्स हैं मेरे, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो जो है सारे डेंसली फिल्ड हों, मतलब सारी इक्वेशन में सारे एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ मल्टीपल्स में आ रहे हों। तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड। एंड आइटरेटिव मेथड कब यूज़ करते हैं, जब ऐसी इक्वेशंस दी हुई हों जैसे एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और जेड इज इक्वल टू 1। ऐसी अगर दी हुई तो यहाँ पे देखो इस वाले में से वाई गायब है, इस वाले में से जेड गायब है, इस वाले में से एक्स और वाई दोनों गायब है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो फिर हम लोग आइटरेटिव अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कब आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं, जब हमारे अननोन्स बहुत ज़्यादा हों और इक्वेशंस भी बहुत ज़्यादा हों। ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इक्वेशंस। ठीक है, जितने ज़्यादा अननोन्स होंगे x1 x2 x3, मान लो xn है, अगर n अननोन्स हैं तो n ही इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो जब ये n बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आइटरेटिव अप्रोच। और इल कंडीशनड प्रॉब्लम्स ले भी आइटरेटिव अप्रोच प्रेफर की जाती है। इल कंडीशन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, वैसी प्रॉब्लम्स जिनमें स्मॉल चेंजेस, जैसे मान लो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 है, और 3.99x प्लस 1.99y इज इक्वल टू 12 है। तो ये कंडीशन ऐसी है ये दोनों इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें अगर मैं अप्रोक्सीमेशन मतलब कि वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा ना, एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन क्या होता है जनरली, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइनें, ये अगर पहली लाइन थी और ये अगर दूसरी लाइन है, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उस वो सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है इनमें कि अगर ये इल कंडीशन का एक एग्जांपल है। तो इल कंडीशन में क्या होता है कि ज़रा सा भी एक्स की वैल्यू जो हम रखेंगे उसमें चेंज में, अगर वो चेंज होगी, एक्यूरेट नहीं आएगी, तो हमारी जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। ठीक है,
उसे कहते हैं इल कंडीशन प्रॉब्लम्स। जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो उस केस में हम लोग जो है आइटरेटिव मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल आंसर देता है। एक्सप्लेन न्यूटन-रेफसन्स आइटरेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूएथ रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। न्यूटन-रेफसन मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पॉलिनोमियल इक्वेशंस का रूट फाइंड करने के लिए। तो रूट जनरली होता है जब कोई भी इक्वेशन ज़ीरो पे ये दोनों रूट्स होंगे, जब एक्स एक्सिस पे जब टच करती है, टच क्या मतलब इंटरसेक्ट करती है, उसको रूट बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के रूट फाइंड करने के लिए न्यूटन रैफसन्स मेथड का इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट है और मेथड से। तो इसमें क्या है, क्यूएथ रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर कहा है कि न्यूटन रैफसन मेथड से फाइंड करो। तो मैं मान ले रहा हूँ एक्स जो है मेरा आंसर होगा, यानी कि एन जो पॉजिटिव नंबर है उसका क्यूएथ रूट निकालना है, इसलिए 1/q लिखा है। जैसे अगर आपको 10 का रूट निकालो तो 1/3 लिखा है, तो वैसे तो nth पॉजिटिव नंबर का 1/q है। पॉजिटिव नंबर इसीलिए बस बोला है इन्होंने, हालांकि उसकी अच्छा किया है बोला है, जिससे कि ये इमेजिनरी ना हो, वैसे इसलिए बोला है। ठीक है। जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, होंगे भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। तो मैंने ये निकाल लिया, ये दिया हुआ था, तो यानी कि मेरा एफ एक्स क्या हो गया, ये इसको टू दी पावर क्यू दोनों साइड ले लिया, तो एक्स रेस्ट पावर क्यू इज इक्वल टू एन, और एक्स रेस्ट पावर क्यू माइनस एन क्या हो गया, मेरा एफ एक्स हो गया। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के टर्म्स में, तो यहाँ पे आएगा क्यू एक्स रेस्ट पावर क्यू माइनस वन, और एन तो कांस्टेंट था इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है न्यूटन रैफसन्स के लिए, तो उसमें हमने रख दिया एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस होता है यहाँ पे माइनस एक्स रेज़ टू पावर क्यू माइनस एन अपॉन क्यू एक्स रेज़ टू पावर क्यू माइनस वन। तो ये तो यहीं से आया, एफ एक्स है ये, और ये एफ डैश ऑफ एक्स है, ये दोनों एज इट इज़ वैल्यू रखी हैं। अब इनमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि n इज इक्वल टू 10, क्यूब रूट ऑफ 10 फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, और यानी कि q इज इक्वल टू 3 हो गया, और उसने ये भी बोला था एक्स नॉट की वैल्यू 2.0 गिवन है। तो मैंने x1 x2 x3 ऐसे करके फाइंड करता गया मैं, और मेरे को वैल्यू मिलती गई। तो ये उसने कहा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक की आपको आंसर निकालना है। मैंने पहली आइट्रेशन निकाला तो 2.167 आया, दूसरा आइट्रेशन निकाला तो 2.154 आया, तीसरा आइट्रेशन निकाला तो फिर से 2.154 आया। आगे कुछ भी वैल्यू आए, मगर ये 3 डेसिमल प्लेसेस क्योंकि सेम है, इसलिए मेरा ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस दिए हैं, तब फिर तो आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस के हिसाब से निकालो। अगर 3 बार बोला तो 3 बार करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है, तो फिर तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो वो मतलब है तब तक आइट्रेशन करते रहो, बढ़ाते रहो, जब तक कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक के सेम नंबर नहीं मिल जाते। ठीक है, तो ये गलती एग्ज़ाम में मत करना आप। दोनों के लिए देख लेना कि दोनों, जब मेरे 2 आइट्रेशन में सेम डेसिमल
आ रहे हैं अप टू 2 के लिए बोला तो 2 डेसिमल सेम आने चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 के लिए बोला तो 3 आने चाहिए, मेरे 3 आ रहे हैं थर्ड आइट्रेशन में, तो मैंने तीसरा आइट्रेशन पे रोक दिया। चौथा क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ये देख रहे हैं। तो इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला है जब ये कंडीशन है तब ये कंडीशन प्रूफ करनी है जब ये दिया है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया, तो मतलब कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये ग्राफ बनाए तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सी पे कट कर रहा होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो यानी ये चेंज ही नहीं हो रहा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा चाहे इसमें जो भी वैल्यू डाल लो। तो भाई इसमें डेल्टा पूछा गया, तो डेल्टा ऑपरेटर क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जब एफ एक्स में डालोगे तब भी आंसर सी आना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स के लिए भी आंसर सी आना चाहिए, भाई कांस्टेंट है ना, हर समय वैल्यू सी है, तो उनका चेंज क्या होगा, ज़ीरो। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में बोला है कि ये प्रूफ करना है जब एफ एक्स होती है आइडेंटिटी फंक्शन, तब जो है ये आना चाहिए, तब ये ट्रू होना चाहिए, बताना है। तो भाई देखो, डेल्टा पहले निकालो, डेल्टा तो सेम तरीके से निकाला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो यानी जो डालोगे वही आउटपुट में आएगा, तो यानी कि इसका तो आउटपुट ये आया एक्स, और एक्स प्लस एच का आउटपुट एक्स प्लस एच आया। तो जब ये किया तो एक्स और एक्स कट गया, एच आ गया, तो डेल्टा एफ एक्स क्या आ रहा है मेरा एच, अब ये कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका जो चेंज है वो कांस्टेंट है, तो यानी इसके बीच में चेंज निकालोगे तो ज़ीरो आना चाहिए। तो भाई डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हो गया, इनका चेंज निकालना है, डेल्टा एफ एक्स का चेंज निकालना है, तो डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स क्या हो गया, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच भी एच आएगा, और डेल्टा एफ एक्स भी एच आएगा, तो इसलिए ज़ीरो हो गया। थर्ड में क्या कहा है, थर्ड में कहा है कि ये प्रूफ करो, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए इसमें, ई रेस्ट पावर एन जब होता है ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो उसका मतलब है ये शिफ्ट ऑपरेटर है, तो ये इसका आंसर वो होगा एक्स प्लस एन एच, ये होता है रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे टू के लिए सीधे सीधे डाल दिया, ई स्क्वायर एफ एक्स के लिए ये डाल दिया, और आंसर मेरे को मिल गया। अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स क्या, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2h आ जाएगा, और एच की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी इजी क्वेश्चन था। अब 2 का बी है ये, सॉरी 3 का बी है ये, 3 के बी में क्या है, कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा बिलो। डिफरेंस टेबल इसकी बनानी कैसे बनती है, ऐसे बना लो, ये डिफरेंस टेबल है, ये माइनस ये होता है, ये माइनस में ये है, ये माइनस ये यहाँ पे लिखेंगे, से यहाँ का इनका डिफरेंस यहाँ पे, इनका डिफरेंस यहाँ पे, इनका डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। ये डिफरेंस टेबल बन गए, उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस पूछा है, तो सर्किल करना है फॉरवर्ड वाला, तो ये फॉरवर्ड है इसलिए ऐसे कर दिया, बैकवर्ड वाले को स्क्वायर करना था, हाईलाइट, स्क्वायर से हाईलाइट, तो इनको ऐसे कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी जो इससे जनरेट हो सकती है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, यही वाली होती है, ठीक है, तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है वही होती है। भाई 4 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं एक्स की वैल्यू के लिए, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, वन
ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यानी कि ये ऐसे ही जब इसको अगर फॉर्मूले में रखोगे तो P और ये वाई नॉट प्लस P इंटू डेल्टा इंटू वाई नॉट ऐसे करके जब आता है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस ले, P माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, तो ये जब होता है तो इसमें P इंटू पी कर दिया ना, तो यहाँ पे P स्क्वायर आ रहा है, ऐसे डेल्टा क्यूब ले आएगा क्या, P इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट, यही होगा। तो सबसे बड़ा पॉलिनोमियल यहाँ इस वाले टर्म से आ रहा है, देखो पी क्यूब आएगा इस टर्म से, तो सबसे बड़ा पॉलिनोमियल क्या है, पी क्यूब डिग्री 3 का। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या हो गया भाई, हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। मान लो कोई बच्चा है, वो कितनी तेज़ी से जा रहा है आगे, या फिर किसी क्लास का एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट निकालनी है, तो वो मैं किसी तरीके से अप्रोक्सीमेट करके निकाल लो। मैंने बोला 55.7 है, दूसरे टीचर ने बोला 55.79 है, इसने बोला, मैंने बोला 78 है। तो अगर दोनों सेम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आंसर सिमिलर आ रहा है हमारा एस्टिमेशन का, तो प्रिसाइज हो गई दोनों वैल्यूज़। एक्यूरेट कब होंगी, जब ये दोनों एक्चुअल वैल्यूज़ के पास हों, समझे। तो अगर एक्चुअल वैल्यू हमारी 80 है, 80 सेंटीमीटर है हाइट, और हमारा जो आंसर है 55 है, तो यानी ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं, दोनों एस्टिमेटेड वैल्यूज़ 80 से तो बहुत ज़्यादा दूर हैं हाइट से, तो यानी कि हमारी इनएक्यूरेट हो गया ये आंसर। अगर 80 के पास होता, 79.97 होता, तो फिर मैं कहता एक्यूरेट है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट भाई जितने डिजिट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 2.5 में 2 है, 2.50 में 3 है। अब क्यों, क्योंकि ज़ीरो पता है, यहाँ पे ज़ीरो लगा हुआ है। ठीक है, 2.5 में हमको ये नहीं पता कि आगे क्या लगा है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, तो वहाँ पे एरर आने की गुंजाइश है। और 2.50 में अब ज़ीरो के आगे नहीं पता है कि 1 है कि 2 है, तो यानी यहाँ तक तो पता है ना, तो ये सिग्निफिकेंट है डिजिट, तो इसलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है डिजिट्स, ये वाला डिजिट सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पे इस केस में 2 ही सिग्निफिकेंट हैं, इसके आगे मेरे को जान के क्या करना है, अगर यहाँ पे 0 0 है तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, डेसिमल से पहले 0 0 से, तब ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये एक्यूरेसी बयान कर रहे हैं, इस इस मतलब क्वांटिटी की एक्यूरेसी इन 2 और 5 से आ रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, एफ ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा ए कॉमा बी, या फिर एफ ऑफ बी कॉमा सी, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, और एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। तो इनका फॉर्मूला होता है बहुत इजी सा। फर्स्ट तो पहले तो यही आ गया, तीनों को एक बार एफ एक्स में रख लिया। सेकेंड वाला निकलेगा कैसे, इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी क्या है, बी क्यूब, भाई यहाँ से निकाला, ये भी पता है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लग गया है, तो इसका आंसर ये आया,
दूसरा वाला का ये आया। तो अब क्या करना है, तीसरे वाले के लिए निकालना है। तो तीसरे वाले का भी मैंने बताई दी, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी होगा एफ ऑफ बी कॉमा सी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन सी माइनस ए। तो वो हमने रख दिया भाई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। आंसर सॉल्व करके आया है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया हुआ है, ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है सिम्पसन्स 1/3 रूल से, और 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है, तो मतलब कि 0.8 को बाय 4 कर दो, तो 0.2 आना चाहिए, 0.2 का गैप आना चाहिए सब में, यानी 0 से लेके 0.2 तक किया, 0.2 से 0.4 तक किया, 0.4 से 0.6 तक किया, और 0.6 से 0.8 तक किया। तो यानी कि कितने हो गए, 4 इंटरवल हो गए, और नोडल पॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 नोडल पॉइंट्स और 4 इंटरवल हो गए ये। अगर यहीं पे 4 सब इक्वल सब इंटरवल्स क्या कहता है, आपको 5 नोडल पॉइंट्स लेना है, तो आप 5 माइनस 1 से डिवाइड करते हैं इसको, अपर वाली वैल्यू को, और क्योंकि सिर्फ 4 इंटरवल बोला इसलिए सिर्फ 4 से किया है डिवाइड। ठीक है, तो नोडल पॉइंट्स एक ज़्यादा आता है इंटरवल्स से, नंबर ऑफ इंटरवल्स से। समझ गए कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल्स प्लस 1। तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स दिया होगा, अगर मान लो उसने 6 बोले तो यानी 5 से डिवाइड करो और 5 इंटरवल होंगे, और सिर्फ इंटरवल बोला तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो अपर लिमिट को। ये अपर लिमिट है 0.8, इस क्वेश्चन में सही से दिख नहीं रही है, 0.8 है ये, इससे डिवाइड करना है। तो देख लो कैसे करते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो ये फंक्शन हमारा हो गया 1/1 प्लस एक्स का रूट। तो इसमें जो है हम लोग ने ये नोडल पॉइंट्स निकाल लिए थे, 0, 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। तो इन ये x की वैल्यू हो गई 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0। इनके लिए करस्पॉन्डिंग y कैसे निकलेगा, 0 रख दो इसमें तो 1 आया, 0.2 रखो तो 1/1 प्लस 0.2, तो यानी 1/√ऑफ 1.2। तो उसका आंसर ये आएगा। ये ऐसे ही चारों निकल गए। एरिया कैसे निकलेगा, सिम्पसन्स 1/3 रूल, एरिया कहोगे या इंटीग्रेशन कहोगे, कुछ भी कह लो, आंसर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1/3 रूल में h/3 y0 प्लस yn फर्स्ट और लास्ट प्लस 2 इंटू इवन वाले और प्लस 4 इंटू ऑड वाले, ये होता है फॉर्मूला। तो ऑड वाले ये बचे हैं, इवन वाला ये बचा, और बाकी फर्स्ट और लास्ट तो रखना ही रखना है। तो रख दिया, आंसर सॉल्व किया, आंसर निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, देखो मैंने लिखा भी है, क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, और मैंने सिर्फ 4 ही डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना, आप 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना। 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के लिए यहाँ टेबल में चेंज करोगे, इसमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे, इसमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक, सारी कैलकुलेशन 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे और तब आंसर निकालोगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में था मॉडिफाइड यूलर्स मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.2। यूलर्स मेथड किस लिए काम आता है, यूलर्स नहीं है वैसे ऑयलर्स है। ऑयलर्स मेथड काम आता है
डिफ्रेंसिएशन से वैल्यू फाइंड करने में। तो डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है ये आपको, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन है ये। इसमें वाई एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वन ये दिया हुआ है, तो यानी कि वाई नॉट की वैल्यू है वन और एक्स नॉट की वैल्यू है ज़ीरो। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। निकालना क्या है, सॉरी निकालना क्या है, 0.1 के लिए और 0.2 के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 0.1, ये हो गया हमारा h। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स ये है, तो ये मेरी एफ एक्स हो गई। जो डी वाई बाई डी एक्स है यही मेरा एफ एक्स है। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला ये है एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस एच। ठीक है, और y ऑफ n प्लस वन का स्टार, स्टार मतलब ये फॉल्स वैल्यू है, रियल वैल्यू हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूले से निकाली, तो फॉल्स वैल्यू को इसमें रखेंगे रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो फॉल्स वैल्यू क्या आई, स्टार वाली, n प्लस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन। ठीक है, और जो असली वाई ऑफ एन प्लस वन आएगी वो आएगी वाई ऑफ एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स ऑफ एन एक्स एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन। इन दोनों का एवरेज लेके उसको एच से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमने एफ नॉट एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट निकाला इसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये स्टार वाला निकाला, तो स्टार वाला आ गया। ठीक है, अब क्या किया, ये जब स्टार वाला आ गया तो ये निकालना है, मगर उसको निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये। तो ये निकाला, ये आ गया। ठीक है, जब ये आ गया तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वाई एन जो ओरिजिनल वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो वो वाई नॉट इंटू ये आ गया। अब हम लोग को ये पता है, ये वाला भी निकाला हुआ है इसके लिए, वाई नॉट के लिए वाई वन स्टार के लिए निकाला ही था। इन दोनों का एवरेज लिया, 0.1 एच से मल्टीप्लाई किया और वाई नॉट के साथ ऐड कर दिया, वाई वन आ गया। ऐसे ही वाई टू भी निकाल सकते हैं। तो ये वाई वन क्या है, जब 0.1 हो वैल्यू। अब 0.2 के लिए निकालनी है, इन्हीं दोनों के लिए बोली थी, एक्स इज इक्वल टू 0.1 और 0.2 के लिए। तो 0.1 के लिए निकल गई हमारी, वाई वन क्या आया, ये। वाई टू निकालनी है अब, वाई टू के लिए निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स वन वाई वन निकाला, स्टार वाला आ गया, इसको फिर से एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार में रखा, वाई टू स्टार में रखा, एक्स टू वाई टू स्टार, एक्स टू वाई टू स्टार निकाला, उससे वाई टू निकाल लिया, तो ये आया। तो ये हमारी आई 0.2 के लिए, एक्स की वैल्यू जब 0.2 होगी तो वाई की वैल्यू हमारी ये आ रही है वाई, और एक्स की वैल्यू जब 0.1 होगी तो वाई की हमारी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, रंगा कट्टा यूज़ करके ऑर्डर 4 का हम लोग को y निकालना है इसमें भी। तो ऑयलर्स और रंगा कट्टे से यही निकलता है, मतलब कि दोनों से पॉलिनोमियल निकलता है, जो अगर उसका डिफरेंशिएशन पता हो तो 1.1 और 1.2 के लिए निकालना है, सॉरी 1.1 के लिए निकालना है और 1 के लिए दे रखा है ऑलरेडी। तो यानी कि ये क्या है, हमारा एक्स नॉट, इसका वाई नॉट करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है। ठीक है, एच क्या हो गया, ये निकालना है, इसलिए 1.1 माइनस वन यानी 0.1। ठीक है,
और बस इतना ही दे रखा है। और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया ये, सीधे सीधे इसके लिए भी इक्वेशंस हैं, जैसे ऑयलर्स लिए थी वैसे इसके लिए भी K1 K2 K3 और K4 निकालो, K निकालो और अल्टीमेटली Y1 निकालो। तो वैसे ही किया है, इक्वेशंस आप देख लेंगे और रख देंगे, आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, पॉज कर सकते हैं कहीं पे भी। लास्ट क्वेश्चन है, ऑयलर्स मेथड यूज़ करके क्या फाइंड करना है। वाई डैश दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दिया रखा है, मतलब ऐसे डी एक्स क्या, ये डी टी है क्योंकि टी पे डिपेंड कर रहा है आपकी बार। और वाई नॉट इज इक्वल टू ये, तो यानी कि वाई नॉट दे रखा है 1 जब टी नॉट क्या हो 0। मेरे को क्या फाइंड करना है, 0.8 तक अब की बार फाइंड करना है, यानी कि ये क्वेश्चन चलेगी। और एच का साइज दे रखा है इसमें, तो ज़ीरो के बाद, ज़ीरो के लिए तो हमें वैल्यू पता ही है, तो 0.2 0.4 0.6 और 0.8, इन चारों के लिए निकालना है वाई की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला है सिंपल वाले मेथड का, इसमें रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार में हमने y1 निकाला तो ये आया, y2 निकाला तो ये आया, पिछला वाला यूज़ होता रहता है, y3 ये आया और y4 ये आया। इनको आप टैबुलेटेड फॉर्म में दिखाओगे, ऐसे मत दिखाना जैसे मैंने कहा। y5 ये आया, 0 0.2 0.4 0.6 और 0.8। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट हो गया और हमने सारे आंसर्स बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।